दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो यार, आप सभी का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, खाली मेरा नहीं कर रहे हो। ये बात बिल्कुल ही गलत है भाई साहब। देखो, अगर आप सबका चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेरा भी करो भाई, मैं भी तो बढ़िया वीडियो बनाता हूं यार आपके लिए। रितेश देशमुख काफी दिनों से एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है शिवाजी महाराज। ये शिवाजी महाराज की बायोपिक है और अब फाइनली रितेश ने इस फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। रितेश बहुत सारी मराठी फिल्में भी किया करता है, यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद रितेश इस फिल्म को सिर्फ मराठी में बना रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि रितेश इस फिल्म को हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बना रहा है। और इस फिल्म में पैसा लग रहा है मुकेश अंबानी का, यानी कि जियो का। और अगर जियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पर शूट किया जाएगा, बहुत ही बड़ी फिल्म बनाई जाएगी। कुछ दिनों पहले डायरेक्टर संदीप सिंह ने भी अपनी फिल्म का ऐलान किया था, शिवाजी महाराज, और संदीप सिंह ने भी ऑफिशियली यही कहा था कि यह फिल्म शिवाजी महाराज की बायोपिक है। इस फिल्म का हीरो है कन्नड़ फिल्मों का एक्टर ऋषभ शेट्टी। संदीप सिंह की इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है 2026 में, और मेरे ख्याल में तब तक रितेश की फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी, रिलीज भी हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि जबकि संदीप सिंह की फिल्म और रितेश की फिल्म का सब्जेक्ट एक ही है और रितेश की फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी, रिलीज भी हो जाएगी उस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले, तो क्या इसके बावजूद भी संदीप सिंह अपनी फिल्म को बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ की फिल्म भगंदर रिलीज हुई और सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इस फिल्म का इंडिया में लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 65 CR, ओनली 65 CR। कुछ भी बताए प्रोड्यूसर, भले ही 200 करोड़ बताए, भले ही 300 करोड़ बताए, भले ही 400 करोड़ बताए, लेकिन जो रियल बिजनेस है वो 65 CR है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बुढ़ऊ की 10वीं फिल्म है लाइन से फ्लॉप होने वाली। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर एक एक्टर की 10 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई है तो उसको एक्टर कहलाने का बिल्कुल कोई हक नहीं है। और उस एक्टर को खुद ही ये पता चल जाना चाहिए कि पब्लिक को उसकी फिल्में नहीं देखनी है, क्योंकि अगर पब्लिक को उसकी फिल्में देखनी होती तो लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप ना होती। लेकिन बॉलीवुड में ना तो ज्ञान देने वालों की कमी है, ना ही चमचों की कमी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बुढ़ऊ खत्म नहीं हुआ है, बुढ़ऊ की जो अगली फिल्म आएगी वो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 10 साल से ये लोग यही कह रहे हैं कि बुढ़ऊ की जो अगली फिल्म आएगी वो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। इससे पहले जब रेस 3 आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। उसके बाद जब राधे आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। उसके बाद जब टाइगर 3 रिलीज हुई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि बस ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और जब बुढ़ऊ की वाहियात फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग रिलीज हो रही थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होगी और बुढ़ऊ का कमबैक होने वाला है। और जब भगंदर रिलीज हुई थी इन लोगों ने तब भी यही कहा था कि बस ये बुढ़ऊ की कमबैक वाली फिल्म है, इसको तो डायरेक्ट किया है साउथ के डायरेक्टर ने, तो ये फिल्म तो 500 करोड़ से कम का बिजनेस करने वाली है ही नहीं, ये तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये फिल्म डिसास्टर होने वाली है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक को बुढ़ऊ की फिल्म नहीं देखनी है। पब्लिक को पता है कि ये आदमी कौन है, पब्लिक को पता है कि इसमें एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है। तो जब पब्लिक को इसकी फिल्म देखनी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी फिल्म बनाए इसका कमबैक नहीं होने वाला, इसकी फिल्म हिट नहीं होने वाली। आप सभी जानते हैं कि बच्चन साहब सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो बच्चन साहब ने अपने चाहने वालों से पूछा कि यार मुझे कोई आइडिया दो जिससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे। तो एक किसी बंदे ने बच्चन साहब को बहुत ही कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि बच्चन साहब आप एक काम करो, रेखा के साथ एक सेल्फी डाल दो, मुझे लगता है कि फॉलोअर्स फौरन ही बढ़ जाएंगे। मतलब ये भाई जो भी था बहुत ही बड़ा कमीना था, ये बच्चन साहब के मजे ले गया, आप अंदाजा लगाइए। वैसे बच्चन साहब मैं कहना चाहूंगा कि आप इसकी बात मान ही लो, एक सेल्फी डाल ही दो। अगर आपने सेल्फी डाल दी तो ये तो मैं भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। बात को समझ रहे हो कि नहीं?
पंजाबी फिल्मों के एक्टर दिलजीत दोसांझ को तो आप सभी जानते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये आदमी इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन नेशनल है, लेकिन फिल्में इंडिया में किया करता है और पैसे इंडिया में कमाया करता है। तो जाहिर सी बात है, जो पैसे यहां कमाता होगा वो अमेरिका भेज देता होगा। इसकी एक फ्रेंचाइज है सरदार जी। अब सरदार जी 3 की शूटिंग चल रही है, लेकिन इस फिल्म में एक्ट्रेस ली गई है पाकिस्तान से हानिया आमिर, जो पाकिस्तान की राखी सावंत है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस फिल्म की शूटिंग की गई थी इंग्लैंड में। 45 डेज की शूटिंग चली और दिलजीत के लिए प्रोड्यूसर को 45 डेज तक 11 रूम देने पड़े, उसके लिए, उसके स्टाफ के लिए, उसके दोस्तों के लिए, और पर डे का होटल बिल आता था 11 से 12 लाख रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि दिलजीत के होटल का बिल ही तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए हुआ है और दिलजीत ने कम से कम लिए होंगे 7 से 8 करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म 25 करोड़ के नीचे बन नहीं सकती। लेकिन किसी भी पंजाबी फिल्म की रिकवरी 25 करोड़ रुपए तो है ही नहीं। मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए हो जाएगी बस, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो ये बाकी के पैसे कहां से आ रहे हैं? मेरी सोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान का एक कोई बहुत रिच आदमी है जो इस फिल्म में पैसे लगा रहा है। उसने तकरीबन 12 करोड़ रुपए इस फिल्म में इन्वेस्ट किए हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भाई वो आदमी इंडिया की पंजाबी फिल्म में पैसे क्यों लगा रहा है? वो इसलिए लगा रहा है कि वो हानिया आमिर का दोस्त है। दोस्त है, बात समझ रहे हो ना? दोस्त समझ रहे हो ना क्या है? बात समझ गए? तो पैसे इसलिए लगा रहा है। तो एक्चुअली ये फिल्म पंजाब में तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, या किसी और राज्य में भी ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ही इस फिल्म का बहुत ही लिमिटेड बिजनेस होगा, और अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो फिर मुश्किल से इस फिल्म की रिकवरी होगी 10 करोड़ रुपए। तो यानी कि इस फिल्म में 15 करोड़ रुपए का लॉस होगा। लेकिन लॉस किसका होगा? लॉस उस पाकिस्तानी आदमी का होगा, इंडियन निर्माता का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर सीबीआई तक पहुंच गई है, ईडी तक पहुंच गई है, इनकम टैक्स वालों तक भी पहुंच गई है। तो शायद ये सभी एजेंसियां इस प्रोजेक्ट की छानबीन जरूर करेंगी, और अगर कहीं एजेंसियों को कोई सबूत मिल गया तो फिर दिलजीत के लंबे लगने वाले तरण आदर्श और कुछ और लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी तो कमबैक किया था, दिलीप कुमार साहब ने भी तो कमबैक किया था, तो वैसे ही बुढ़ऊ भी कमबैक करेगा। मेरे ख्याल में ये इन लोगों का एक ऐसा बयान है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मतलब ये लोग बुढ़ऊ को दिलीप कुमार साहब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन साहब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दिलीप साहब और अमित जी बॉलीवुड की हिस्ट्री के सबसे बड़े महानायक है। वो दो ऐसे एक्टर हैं जो मास्टर थे अपने फील्ड के, जो कमाल के एक्टर थे, और बुढ़ऊ वो एक्टर है जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, जो पूरी फिल्म सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ करता है, जिसको डायलॉग्स भी बोलने नहीं आते, वो जबरदस्ती का हीरो है। तो अगर कुछ लोग बुढ़ऊ जैसे एक्टर को अमित जी से और दिलीप साहब से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही घटिया हरकत है, निहायत ही घटिया हरकत है। मैं इन लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त अमित जी की और दिलीप साहब की एज थी 50 से 55 के बीच में, और उन्होंने कौन सी फिल्मों से कमबैक किया था? अमित जी ने कमबैक किया था मोहब्बतें से, जिस फिल्म में अमित जी ने अपनी एज के मुताबिक रोल किया था, और दिलीप साहब ने कमबैक किया था मशाल से, मेरी फेवरेट फिल्म है, अनिल कपूर उस फिल्म का हीरो था। उस फिल्म में भी दिलीप साहब ने अपनी एज के हिसाब से रोल किया था। तो उन दोनों के ही कमबैक में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दिलीप साहब भी बहुत ही कमाल के एक्टर थे, और बॉलीवुड वाले आज तक भी उनको कमाल का एक्टर मानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि अमित जी भी बहुत कमाल के एक्टर हैं। दूसरी बात, दोनों ने ही अपने अपने रोल को अपनी एज के हिसाब से किया था। तीसरी बात कि दोनों की ही एज उस वक्त 50 से 55 के बीच में थी। बुढ़ऊ की एज क्या है? 60। बुढ़ऊ को एक्टिंग आती है? नहीं। बुढ़ऊ को डायलॉग्स बोलने आते हैं? नहीं। बुढ़ऊ की कोई फैन फॉलोइंग है? नहीं। और इन सब के ऊपर क्या बुढ़ऊ ने ये माना है कि वो बूढ़ा हो गया है? जी नहीं। बुढ़ऊ अपनी एज के हिसाब का रोल करने के लिए तैयार है? जी नहीं। बुढ़ऊ ने भगंदर के डिजास्टर होने के बाद कुछ फोटो पोस्ट किए सोशल मीडिया पर, फोटो खिंचवाया, अपने फोटोग्राफर को बुलाया कि खींच, फोटो खींच, मैं कंधा से करता हूं, ये देख क्या जबरदस्त कंधा है, अच्छा मेरे दोनों कंधे ले, जबरदस्त, ये देख मैं बिल्कुल यंग हूं, बिल्कुल जवान हूं, मेरे ये देख बॉडी क्या जबरदस्त बनी हुई है, गर्दन नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बुढ़ऊ एक पेड़ पर चढ़ा, वीडियो बनाया, रिलीज किया, दुनिया को बताया कि देखो मैं तो कितना यंग हूं, मैं तो पेड़ पर ऐसे ही चढ़ जाता हूं।
बुढ़ऊ भाई को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में जो 80-85 साल के बूढ़े हैं वो भी पेड़ पर चढ़ते हैं। तो पेड़ पर चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जवान हो, बात को समझो भाई। और मैं बुढ़ऊ से ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी इतनी जबरदस्त बॉडी है, आप इतने यंग हो, तो ये कंधे के फोटो क्यों डाल रहे हो? एक वीडियो पेट का भी डाल दो, पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े पेट ले हो। तो हकीकत यह है कि बुढ़ऊ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया है। बुढ़ऊ वैसा रोल करने के लिए तैयार ही नहीं है जैसा कि अमित जी ने किया था या दिलीप साहब ने किया था। बुढ़ऊ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आज की तारीख में पब्लिक को उसकी फिल्म नहीं देखनी है। तो दिलीप साहब, अमित जी और बुढ़ऊ में जमीन आसमान का फर्क है। अमित जी और दिलीप साहब ने हकीकत को जाना था, पहचाना था और तब कमबैक किया था। यहां बुढ़ऊ वो आदमी है जो हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। बुढ़ऊ आज भी दुनिया को यह बताना चाहता है कि मैं बिल्कुल यंग लौंडा हूं, 20 साल का। आप मुझे ऐसी फिल्म में देखो जहां मैं एकदम नाच गाना करूंगा। और दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि बुढ़ऊ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो उसको बेवकूफ बना रहे हैं, जो उसको पागल बना रहे हैं, जो उसको उल्लू बना रहे हैं। उसका काम देखता है जॉर्डी। और जॉर्डी ने भगंदर के डिजास्टर होने के बाद पता है क्या किया? जॉर्डी ने बुढ़ऊ के कुछ फैंस को इकट्ठा किया और उन फैंस को बुढ़ऊ के पास लेकर गया और बुढ़ऊ से कहा कि भाई ये वो लोग हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी हर फिल्म देखते हैं, आप इनसे पूछिए कि आपको कैसी फिल्म करनी चाहिए, किस तरह के रोल करने चाहिए, तभी आपका कमबैक होगा। बताइए, आप अंदाजा लगा सकते हो? मतलब क्या आप सपने में भी सोच सकते हो कि कोई आदमी ऐसा कर सकता है? मतलब बुढ़ऊ अपने फैन से जानना चाह रहा था कि उसको कैसी फिल्में करनी चाहिए और बुढ़ऊ ने बाकायदा उनके साथ बैठकर बातें की, उनसे पूछा कि मुझे कैसी फिल्म करनी चाहिए। वो बता करके गए बुढ़ऊ को कि कैसी फिल्म करनी चाहिए। अब बुढ़ऊ वैसी फिल्म करेगा जैसी उसके फैन ने करने के लिए कहा है। बताओ। और फिर आप कह रहे हो कि इस आदमी का कमबैक हो सकता है। जो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो, जो आदमी अपने फैन से जानना चाह रहा हो कि उसको कैसी फिल्म करनी है, उस आदमी का कमबैक कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। इस आदमी का कैरियर टोटली खत्म हो चुका है। जितने भी लोग इसको एडवाइस दे रहे हैं, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि इसका कमबैक होने वाला है, वो सब झूठे हैं, मक्कार हैं, वो इसको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वाकई ही कुछ लोग बुढ़ऊ का अच्छा चाहते हैं तो उनको बुढ़ऊ के सामने बैठना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि तू पेटला है, तू बूढ़ा है, तुझे एक बूढ़े आदमी का रोल करना चाहिए, बाप का या दादा का रोल करना चाहिए, उसी फिल्म में तुम चल सकते हो। शायद कोई उस फिल्म को देखने आ जाए, वो भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि बुढ़ऊ को एक्टिंग नहीं आती। सनी देओल की फिल्म जाट इस वक्त थिएटर में चल रही है और जाट 2 का अनाउंसमेंट हो गया है। निर्माताओं ने कहा है कि वो जाट 2 बनाने जा रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इस फिल्म का थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस होगा 70 to 75 CR, यानी कि जो निर्माता है उसका शेयर होगा 30 CR का। जी को इस फिल्म का सैटेलाइट बेचा गया है 28 CR में, म्यूजिक बेचा गया है 7 CR में, यानी कि 35 CR। सो 35 प्लस 30 हो गया 65 CR। नेटफ्लिक्स को इस फिल्म के OTT राइट्स बेचे गए हैं और मेरे ख्याल में मैक्सिमम 35 CR आएगा वहां से। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म की जो रिकवरी है वो तकरीबन 100 CR है, जबकि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 150 CR, यानी कि इस फिल्म में 50 CR का लॉस है। तो अगर निर्माताओं को इस फिल्म में 50 CR का लॉस है तो फिर जाट 2 क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जाट 2 कभी नहीं बनेगी। जाट 2 का ऐलान किया गया है सिर्फ और सिर्फ हाइप के लिए, ताकि कुछ और लोग थिएटर में जाएं और इस फिल्म को देखें, क्योंकि उनको लगे कि यार ये फिल्म तो बहुत अच्छी है। यही वजह है कि इस फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है। डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी हॉरर हिट फिल्म बनाई थी, उसका नाम था राज। जब से वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी तब से विक्रम भट्ट को हॉरर फिल्मों का मास्टर आदमी मान लिया गया। हालांकि उसके बाद आज तक उसकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन अब विक्रम भट्ट एक और हॉरर फिल्म बनाने जा रहा है जिसका नाम है हॉन्टेड 3D। इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं महेश भट्ट साहब और इस फिल्म के निर्माता हैं आनंद पंडित साहब। इस फिल्म का हीरो है महाक्ष चक्रवर्ती। ये मिथुन दा का बेटा है, कई बार नाम चेंज कर चुका है, मुझे तो पता नहीं कि इसका सही नाम क्या है। आज तक मैं तो इसके नाम को सही से प्रोनाउंस कर नहीं सका। और इस फिल्म में एक नई लड़की को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है चेतना पांडे। एक कहावत है कि बंदर बूढ़ा भले ही हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। बस ये कहावत विक्रम भट्ट पर बिल्कुल 100% सटीक बैठती है। तो इस प्रोजेक्ट को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म टाइम पास करने के लिए
बनाई जा रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए और विक्रम भट्ट की वापसी हो जाए। छपरी एक्टर इमरान हाशमी की एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इस फिल्म को ओटीटी के लिए बनाया गया था, लेकिन ओटीटी वालों ने इस फिल्म को लेने से मना कर दिया। यही वजह है कि इस फिल्म को 25 अप्रैल को थिएटर में रिलीज किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो छपरी इमरान है ये इंडियन नहीं है, इसके पास बाहर की कंट्री का पासपोर्ट है। और ये छपरी एक्टर अपने कई इंटरव्यूज में खुद ही कह चुका है कि ये अपनी हिंदी फिल्में नहीं देखता, ये सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता है। तो मेरी समझ में बात ये नहीं आती कि वो कौन लोग हैं जो इस छपरी की फिल्म देखने जाएंगे। क्यों जाएंगे? जब ये आदमी खुद ही अपनी फिल्में नहीं देखता तो पब्लिक अपने पैसे बर्बाद क्यों करेगी? पब्लिक इस छपरी की फिल्में क्यों देखेगी? अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि इसकी फिल्म देखना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर एक आदमी ये कहता है कि वो अपनी हिंदी फिल्में नहीं देखता, हिंदी फिल्में वाहियात होती है, घटिया होती है, वो तो एक पढ़ा लिखा आदमी है, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता है, तो आपको शर्म आनी चाहिए उस छपरी एक्टर की फिल्में देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में हकीकत तो बहुत दूर की बात है, आपको सपने में भी ऐसे छपरी एक्टर की फिल्म नहीं देखनी चाहिए। गुलजार साहब की बेटी मेघना गुलजार भी एक डायरेक्टर है, कई एक फिल्में बना चुकी है। राजी फिल्म उसकी अच्छी थी, मुझे पसंद है। अब मैडम ने काफी दिनों से कोई फिल्म नहीं बनाई। मैडम काफी दिनों से बॉलीवुड के एक्टरों के पीछे घूम रही थी कि कोई मेरी फिल्म कर ले। किसी ने भी मैडम की फिल्म करने के लिए हामी नहीं भरी। और जब बॉलीवुड के सभी एक्टरों ने मेघना की फिल्म को करने से मना कर दिया तो मेघना गई साउथ और वहां के पृथ्वीराज सुकुमार को साइन किया अपनी फिल्म करने के लिए। इस फिल्म की हीरोइन होगी आंटी करीना कपूर और इस फिल्म का नाम है दायरा। वही करीना कपूर जो पब्लिक को यह कह चुकी है कि मैं तो आप लोगों से नहीं कहती कि आप मेरी फिल्म देखो, आपको मेरी फिल्म देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मेरी फिल्म का बायकॉट करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इतने बेशर्म क्यों हो कि अगर एक हीरोइन खुद ही आपको यह कह रही है कि आप मेरी फिल्म ना देखो, मैं आपसे अपनी फिल्म देखने के लिए नहीं कहती, तो फिर आप उसकी फिल्म देखने क्यों जाते हो? मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी को करीना आंटी की फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अगर वो कहती है कि भाई मेरी फिल्म मत देखो तो ना देखो ना यार। मुंबई में बहुत सारे फिल्म वालों के रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें से गौरी खान का भी एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है तोरी। एक यूट्यूबर गौरी खान के रेस्टोरेंट में गया और उसने पनीर की कुछ सब्जी मंगाई, फिर उसने पनीर पर कुछ टेस्ट किया और बताया कि वो पनीर डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। वो वीडियो फौरन ही वायरल हो गया और दुनिया को पता चल गया कि गौरी खान के रेस्टोरेंट में जो पनीर परोसा जाता है वो ओरिजिनल नहीं होता, डुप्लीकेट होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक वीडियो वायरल हुआ था तो गौरी खान को सामने आना ही था, गौरी खान को सफाई देना ही था। गौरी खान ने वही किया, सफाई दी। गौरी खान ने बताया कि भाई हमारे रेस्टोरेंट में जो पनीर परोसा जाता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, उसमें जरा भी कोई मिलावट नहीं होती, वो परफेक्ट होता है। जाहिर सी बात है यही कहना था। गौरी खान ये तो कहने से रही कि भाई नहीं, मेरे रेस्टोरेंट में जो पनीर परोसा जाता है वो डुप्लीकेट होता है। बात समझ रहे हो? रणदीप हुड्डा की फिल्म जा थिएटर्स में चल रही है तो जाहिर सी बात है रणदीप मीडिया वालों से मिलता ही रहता है। रणदीप ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मुझे एक फिल्म मिल रही थी जिसको ना करने का मुझे बहुत ही अफसोस है, और वो फिल्म थी आमिर खान की रंग दे बसंती। अगर मैं उस फिल्म को करता तो शायद आज मैं बहुत बड़ा स्टार होता। रणदीप ने यह भी बताया कि जब मुझे वो फिल्म मिल रही थी तो मैंने राम गोपाल वर्मा से कहा था कि क्या मैं ये फिल्म करूं, और रामू ने मुझसे कहा था कि यार मैं तुझे एज ए हीरो लॉन्च कर रहा हूं तो तू छोटा रोल क्यों करना चाहता है। तो रणदीप का कहना यह है कि मुझे उस वक्त आरजीवी की बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे रंग दे बसंती कर लेनी चाहिए थी और आज मैं बहुत बड़ा स्टार होता। मैं रणदीप को यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने रंग दे बसंती नहीं की थी, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये आपका सबसे सही फैसला है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता गलती से वो फिल्म आपने कर ली होती तो आज आप बॉलीवुड में नहीं होते भाई साहब, कहीं टैक्सी चला रहे होते। रणदीप भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस फिल्म को शर्मन जोशी ने किया था, कुणाल कपूर ने किया था, सोहा अली खान ने किया था। कहां है ये सब लोग? कहीं नहीं है, गायब हो चुके हैं। आप कहां हो? आप आज भी बॉलीवुड में हो। उसकी वजह यह है कि आपको राम गोपाल वर्मा ने डी फिल्म में एज ए हीरो लॉन्च किया था और यही वजह है कि आज तक आपको काम मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा मानते हो कि वो फिल्म ना करना आपकी गलती थी तो ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। वो फिल्म ना करना आपका बिल्कुल सही फैसला था। जब अक्षय कुमार से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब, बुढ़ऊ की फिल्म भगंदर बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है और लोग कह रहे हैं कि उसका
कैरियर खत्म हो गया है, आपका क्या कहना है? तो अक्की ने कहा कि वो टाइगर है, वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा टाइगर है, वो एक ऐसा टाइगर है जो कभी मर नहीं सकता, वो ऐसा टाइगर है जो हमेशा जिंदा रहेगा। टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। सलमान एक ऐसी नस्ल का टाइगर है जो जिंदगी में कभी मर नहीं सकता। मैं अक्की भाई को ये बताना चाहता हूं कि वो टाइगर बूढ़ा हो चुका है, सही से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। हमने उस बूढ़े टाइगर का कैरियर खत्म कर दिया है। और अक्की भाई आप यकीन कीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उस बूढ़े टाइगर का कैरियर बचा नहीं सकते, क्योंकि हम ये कह रहे हैं। हम कौन हैं? द ब्रांड KRK, द डॉक्टर KRK, द वन मैन आर्मी। आप सभी जानते होंगे एक बाबा को जिसने अपने नाम में श्री 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 कई बार लगाया हुआ है। वो श्री श्री लगाने से अपने आप को ऐसा मानता है कि बहुत बड़ा बाबा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ज्यादातर बाबा फ्रॉड ही हैं, आप जानते ही हैं। उसी का एक चेला है महावीर जैन। और जो बॉलीवुड वाले हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये जो महावीर जैन है ये मोदी जी का खास आदमी है। हालांकि मोदी जी ये भी नहीं जानते कि लुक्खा कौन है, हकीकत ये है। लेकिन बॉलीवुड वाले तो उल्लू के पट्टे हैं, आप जानते ही हैं। अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये आदमी मोदी जी का आदमी है तो बात खत्म। अब कोई भी उनको ये बात नहीं समझा सकता कि भाई साहब मोदी जी तो इसको जानते भी नहीं है। और क्योंकि बॉलीवुड वालों को ये लगता है कि मोदी जी का खास आदमी है, यही वजह है कि बॉलीवुड के जितने भी छुट भैये एक्टर हैं वो सब इसकी फिल्म कर रहे हैं। ये लुक्खा निर्माता एक फिल्म बना रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, यही लुक्खा निर्माता एक फिल्म बना रहा है कार्तिक आर्यन के साथ, ये लुक्खा निर्माता एक और फिल्म भी बना रहा है। यानी कि आज की तारीख में ये आदमी 3 फिल्में बना रहा है जिसके पास 3 रुपए भी नहीं है फिल्म बनाने के लिए। तो इसी को कहते हैं भेड़ चाल। ये बॉलीवुड वाले हैं, जिस तरफ चल पड़ते हैं बस चल पड़ते हैं। और पता है सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? राज शांडलिया। वही राज डायरेक्टर जिसकी पिछली फिल्म थी घसीटा राम राजकुमार राव के साथ, और उस फिल्म का नाम था विक्की विद्या का वो वीडियो। भाई साहब इतनी बड़ी डिजास्टर फिल्म थी कि कुत्ता भी उस फिल्म को देखने नहीं गया था। लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि अगर इस फिल्म का निर्माता महावीर जैन है तो फिर राज एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनाएगा, ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी फिल्म के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ आराम से घर बैठ जाएगा। 7 साल पहले डायरेक्टर सुजीत की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अक्टूबर। उसका हीरो था वरुण धवन और एक नई लड़की थी उस फिल्म में। वो फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर थी, बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी। लेकिन 7 साल पूरे होने पर इस डायरेक्टर ने कहा है कि मैं वरुण धवन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरी वो फिल्म की थी, वो मेरी मास्टरपीस फिल्म है। आप अंदाजा लगाइए, जिस फिल्म को किसी ने नहीं देखा उस फिल्म को ये डायरेक्टर मास्टरपीस बता रहा है। ये है बॉलीवुड वाले, इनको शर्म नहीं है। अगर कोई फिल्म कितनी भी बड़ी डिजास्टर हो जाए उसके बावजूद भी ये कहेंगे कि मेरी फिल्म ये मास्टरपीस फिल्म है, इससे बढ़िया फिल्म बन ही नहीं सकती। आप यकीन कीजिए कि वरुण धवन का कैरियर जिस बर्बादी की कगार पर आज खड़ा है उसमें उस फिल्म का भी बहुत बड़ा रोल है। उसी फिल्म में इस डायरेक्टर ने एक नई लड़की को लॉन्च किया था। उस लड़की को आज तक कोई दूसरी फिल्म नहीं मिली बेचारी को, उसका कैरियर उसी फिल्म के साथ खत्म हो गया। ये डायरेक्टर अब तक कम से कम 10 बार अपना नाम चेंज कर चुका है। कभी एक ए बढ़ाता है, कभी एक एस डालता है, कभी कुछ डालता है। आज तक भी ये आदमी एक बढ़िया डायरेक्टर बन नहीं सका। बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि बॉलीवुड में आकर तो बस ऐसे ही काम मिल जाता है, ऐसे ही फिल्में मिल जाती है। कोई भी लड़की बॉलीवुड में आएगी, ऐश्वर्या बन जाएगी, कैटरीना कैफ बन जाएगी, करीना बन जाएगी। हालांकि ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये तनिषा मुखर्जी है, जरा देख लीजिए, नंगी घूम रही है पब्लिसिटी के लिए, नंगी घूम रही है फिल्म पाने के लिए। और ये तनिषा मुखर्जी कौन है आपको पता है? ये अजय देवगन की साली है, काजोल की बहन है, तनुजा जी की बेटी है और डायरेक्टर अयान मुखर्जी की कजिन सिस्टर है। तो जब इस लड़की को ये सब कुछ करना पड़ रहा है पब्लिसिटी पाने के लिए, फिल्में पाने के लिए, तो जो लड़की कोई बाहर से आएगी उसको क्या क्या करना पड़ेगा वो अंदाजा लगा सकती है। और ऐसा सब कुछ तनिषा ही नहीं कर रही है, बल्कि वामिका गब्बी का भी वीडियो देख लीजिए।
देख लिया आपने इस लड़की को क्या क्या करना पड़ रहा है, तब जाकर इसको फिल्में मिलती है। तो अगर कोई लड़की मुंबई आना चाहती है, बॉलीवुड में काम करना चाहती है, हीरोइन बनना चाहती है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या करना होगा, नहीं तो उसको बॉलीवुड में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं सभी लड़कियों से यह भी कहना चाहूंगा कि जो कंगना दीदी के बयान है वो भी यूट्यूब पर देख लीजिए। कंगना ने क्लियरली कहा है कि लड़कियों को बॉलीवुड में क्या करना पड़ता है फिल्म पाने के लिए। तो जो कंगना ने कहा है, अगर आप मानती है कि उसने सच कहा है और आपको वो सब करना पड़ेगा तो आप बॉलीवुड में आइए, नहीं तो बिल्कुल मत आइए। उर्वशी रौतेला के बारे में मैं पहले भी अपने कई एक वीडियोस में बात कर चुका हूं। मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि उर्वशी आज के टाइम की राखी सावंत है, लेकिन आज ये लड़की ऐसे से बयान दे रही है कि राखी सावंत से भी आगे निकल चुकी है। भाई साहब, इसके बयान सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, इसका जो दिमाग है वो सही जगह नहीं है, नहीं तो कोई भी लड़की ऐसी ऐसी बातें कैसे कर सकती है। मैं जब चैरिटीज करती हूँ अपने जन्मदिन के दिन, महाशिवरात्रि के दिन मैंने 251 लड़कियों की शादी कराई। इस लड़की ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि क्योंकि ये उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड में इसका एक मंदिर है जिसका नाम है उर्वशी और उसमें इसकी पूजा होती है। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल बकवास है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहां एक उर्वशी मंदिर है, लेकिन वो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और उस उर्वशी मंदिर के नाम पर ही इसके माँ बाप ने शायद इसका नाम उर्वशी रखा था। This is the temple that actress Urvashi Rautela said was dedicated to her. But is it really so? Let's find out. हमें बड़ा दुख है, हम बड़ी पीड़ा में हैं जब से सुना कि उर्वशी रौतेला और बद्रीनाथ की भगवती उर्वशी उस मंदिर को अपना बता रही है। तो हकीकत यह है कि वो मंदिर इसका नहीं है, वहां इसकी पूजा नहीं होती, बल्कि वहां माताजी उर्वशी की पूजा होती है। उर्वशी ने यह भी कहा कि साउथ में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी है, ये वहां की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, इसलिए इसका एक साउथ में भी मंदिर बनना चाहिए। जबकि साउथ की फिल्मों में आज तक इसने सिर्फ आइटम सॉन्ग किए हैं। साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे आप चाहती है साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे एक्टर मीडिया वालों को एयरपोर्ट पे बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, तब वो एयरपोर्ट पर आते हैं इनको शूट करने के लिए। और उर्वशी ऐसे लोगों में सबसे आगे हैं। ये जब भी कहीं जाती है तो पत्रकारों को बुलाती है, जब भी कहीं से आती है तो पत्रकारों को बुलाती है। और बात यही खत्म नहीं होती भाई साहब, ये एयरपोर्ट पर जाकर उन लोगों को जिनको इसने पैसे देकर बुलाया होता है उनको गिफ्ट भी बांटती है। जरा देख लीजिए आप। अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि इन थैलियों में क्या है, उर्वशी क्या बांट रही है, लेकिन जिन लोगों को इसने बुलाया था उनको एयरपोर्ट पर इसने गिफ्ट भी बांटे। दुनिया को दिखाया कि देखो उर्वशी कितनी बड़ी सुपरस्टार है, कितनी रिच है, इसके पास कितने पैसे हैं कि एयरपोर्ट पर आकर इतने लोगों को इसने गिफ्ट बांटा। उर्वशी की बात यही खत्म नहीं होती। उर्वशी ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूं, ऐसी कमाल की सिंगर हूं कि बॉलीवुड में मेरे मुकाबले का कोई सिंगर है ही नहीं। और मैडम ने गाना भी सुनाया, आप सुन लीजिए। आरी पिया बिन। तो मैडम की ये सारी हरकतें देखकर मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन बनना चाहती है। जब अदा ने सुदेश से पूछा कि उसको भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन बनना है, कैसे बने, तो आप सुनिए सुदेश ने क्या कहा। भोजपुरी फिल्मों में काम करना है बाबा। इंग्लिश आती है? हाँ। बियर बार में कब डांस किया? नहीं। पढ़ी लिखी हो? यस। ये तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो सुदेश का कहना यह था कि अगर कोई लड़की अनपढ़ है, उसको एक्टिंग नहीं आती, बार में डांस कर चुकी है, तो वो भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन बन सकती है। लेकिन अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, उसको एक्टिंग आती है, उसने बार में डांस नहीं किया है, तो वो हीरोइन भोजपुरी फिल्मों की नहीं बन सकती है। सुदेश भाई, इतनी बेइज्जती कौन करता है यार, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। कसम रावण की, मुझे फिर से सना खान के बारे में बात करनी पड़ रही है। आप सभी जानते हैं कि इस लड़की ने बॉलीवुड छोड़ा था। ऐसा कहा था इसने कि मैं बॉलीवुड छोड़ रही हूं क्योंकि बॉलीवुड बहुत ही गंदी जगह है, इस गंदगी में किसी को नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस औरत ने बॉलीवुड को कभी
कभी नहीं छोड़ा, डेली न्यूज में रहती है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। रील्स बनाती है, इंटरव्यू देती है, पता नहीं क्या क्या करती है न्यूज में रहने के लिए। लेकिन कमाल यह है कि जिस मुल्ले से इसने शादी की थी ये कह करके मैं बॉलीवुड छोड़ रही हूं, उस मुल्ले को भी ये बॉलीवुड में ले आई है। अब आप जरा देख लीजिए कि ये मुल्ला भी पॉडकास्ट कर रहा है, रील बना रहा है, ये भी न्यूज में है भाई साहब। अब बताओ, मतलब खुद तो क्या छोड़ती, इस मुल्ले को भी बॉलीवुड में ले आई है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी ये कहूंगा कि बेहतरीन के साथ बेहतरीन होता है, क्योंकि मनोहर भाई हमारा आपके साथ तो बहुत बेहतरीन हुआ है। मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई, मरते दम तक उसने हीरोइन ही रहना है भाई साहब। मरते दम तक वो ये कबूल नहीं करेगी कि वो हीरोइन नहीं है। करीना कपूर ने अपने पति सैफ अली खान के साथ एक पॉडकास्ट किया और उसमें पूछा कि शादीशुदा जिंदगी को कामयाब तरीके से चलाने के लिए किसी औरत को क्या नहीं करना चाहिए। What according to you should be that one mistake that should never be done in a marriage? Don't attack the maid. सैफ अली खान ने बहुत ही होशियारी से कहा कि मेड पर अटैक नहीं करना चाहिए। सैफ भाई आप गलत कह रहे हो, सिर्फ मेड पर अटैक नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, हस्बैंड पर भी अटैक नहीं करना चाहिए। आपको तो पता ही है आपकी कैसे रेल बनाई थी इसने कितना मारा था भाई साहब, कितने चाकू के घाव दिए थे, आपको तो याद ही होगा। तो खुल के कहो ना भाई साहब, डर के क्यों कह रहे हो यार। माल के शौकीन नंगे अनुराग कश्यप को तो आप जानते ही हो, ये कुछ ना कुछ ऐसा बयान देता रहता है जिससे मीडिया में रहे, न्यूज में रहे, फेमस रहे। अब अनुराग कश्यप ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उसने कहा है कि मैं तो पंडित के ऊपर मूतूंगा, कर लो क्या करना है। और अनुराग के इस बयान को लेकर बहुत ही हंगामा हो गया है, बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है निकिता रॉय। इस फिल्म का पूरा शूट लंदन में किया गया है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सोनाक्षी के भाई कुश सिन्हा ने। आज इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है और यह फिल्म रिलीज होगी 30 मई को। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और परेश रावल भी है। इस फिल्म के निर्माता है निक्की भगनानी। केसरी चैप्टर 2 फिल्म रिलीज हो गई है और पहले दिन फ्राइडे को इस फिल्म ने बिजनेस किया था 7 करोड़ रुपए का। कितना? 7 CR का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 4 CR का रियल बिजनेस है और 3 CR के टिकट जो इस फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने खुद खरीदे थे। और ये तब हुआ जबकि गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, उसके बावजूद भी लोग इस फिल्म को देखने नहीं गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 150 CR, यानी कि ये फिल्म पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पहले ही दिन ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना के ड्राइवर कल्लू भाई की छावा फिल्म OTT पर रिलीज हुई, नेटफ्लिक्स पर। और भाई साहब इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 5 साल में नेटफ्लिक्स पर जो फिल्में नई रिलीज हुई है उनमें सबसे कम देखी जाने वाली फिल्म है ये। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये फिल्म OTT पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई है, डिजास्टर हो गई है। इस फिल्म को कुत्ते ने भी नहीं देखा। और इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि जो इस फिल्म के दिनेश विजन ने इस फिल्म का बिजनेस दिया है तकरीबन 600 करोड़ रुपए, वो कितना बड़ा झूठा बिजनेस है। एक्चुअली इस फिल्म ने रियल में तकरीबन 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। 400 करोड़ रुपए झूठे दिए हैं दिनेश विजन ने इस फिल्म के निर्माता ने। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।